हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अप्सरा साधना के परिणाम की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना होगा तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इस कहानी में आगे। अगर आपने मेरी इस कहानी का पिछला भाग सुना होगा तो आप सबको ये पता ही होगा कि रवि अप्सरा साधना करना चाहता था, लेकिन अप्सरा की बजाय उसने गलती से चुड़ैल को बुला लिया था और उसकी वजह से रवि और उसकी पत्नी पूजा की मौत भी हो गई। आज की ये कहानी आगे उसी कहानी का दूसरा भाग है और इस कहानी में आप सब जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो रवि की माँ ने उसे अप्सरा साधना करने को कहा और राहुल और पूजा की मौत आखिर हुई कैसे। तो चलिए जानते हैं आगे। कंचन रवि की सगी माँ नहीं थी, बल्कि उसकी सौतेली माँ थी और कंचन रवि के पिता यानी हरीश की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी यानी रवि की सगी माँ का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उस समय रवि सिर्फ 11 साल का था। रवि की माँ के देहांत होने के 1 साल बाद हरीश ने कंचन से दूसरी शादी कर ली थी। शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी कंचन की कोई औलाद नहीं हुई और उसने रवि को कभी अपना बेटा नहीं माना। वो उससे हमेशा सौतेले जैसा ही व्यवहार करती थी। दरअसल कंचन ने हरीश से उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। उसने सोचा था कि जब उसकी औलाद होगी तो वो हरीश को बहला फुसला कर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हुई और उसका ये सपना ही रह गया। जब अप्सरा साधना के दौरान हरीश की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई तो कंचन के दिमाग में रवि और उसकी पत्नी पूजा को मारकर पूरी प्रॉपर्टी हथियाने का एक खौफनाक आइडिया आया, क्योंकि वो जानती थी कि हरीश की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी रवि के नाम हो जाएगी और उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला। कंचन को पूरा यकीन था कि रवि उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने कभी भी रवि से बात नहीं की थी और ना ही कभी उसका ख्याल रखा था, जिस कारण रवि भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। हरीश की मौत के कुछ दिनों बाद कंचन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए रवि के पास गई और उससे कहा, रवि बेटा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कहूँ या नहीं। कहो ना माँ, क्या बात है? रवि कंचन से कहता है, बेटा पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पिता हर रोज़ मेरे सपने में आते हैं, मेरा हाथ पकड़कर उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ वो तंत्र साधना किया करते थे। जीते जी तो उन्होंने कभी उस कमरे में किसी को नहीं जाने दिया, लेकिन मरने के बाद मुझे इस तरह के सपने दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कंचन अनजान बनते हुए बोली। कंचन को ऐसा लगा कि रवि शायद उसके लिए ना सही पर अपने पिता की आखिरी इच्छा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। रवि ने कहा, माँ, अगर पिताजी सपने में आपको उस कमरे में ले जा रहे हैं तो उस कमरे में ऐसा कुछ है जिसके बारे में वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मरने से पहले वो उसी कमरे में अप्सरा साधना कर रहे थे जो उनके मरने के बाद अधूरी रह गई। हो सकता है वो मुझे उसी अप्सरा साधना की क्रिया पूरी करने को कह रहे हो, कंचन बोली। तो रवि कहता है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पिताजी ने एक बार मुझसे अप्सरा साधना करने के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तब मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाया था। बेटा, तो तू उनका अधूरा काम पूरा कर दे, नहीं तो उनकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। मैं तुझे अप्सरा साधना करने की पूरी विधि बताऊंगी, कंचन ने उदास मन से कहा और रवि को अप्सरा साधना करने की पूरी विधि बताने लगी। कंचन को अप्सरा साधना की पूरी विधि इसीलिए मालूम थी क्योंकि हरीश उससे तंत्र साधना क्रियाओं के बारे में बताता रहता था और अप्सरा साधना की पूरी क्रिया के बारे में भी बताया था। जब कंचन रवि से अप्सरा साधना के बारे में बता रही होती है तभी वहाँ पूजा आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। उसे ये सब ठीक नहीं लगता और कहती है, माँ जी, आप उनसे ये सब करने को क्यों बोल रही हैं?
पिताजी की भी यही सब करते हुए मौत हो गई और आप उनसे भी यही सब करने को बोल रही हैं। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? एक बेटे से अपने बाप का अधूरा काम करने से रोक रही हो? रवि गुस्से में बोला। बहू, तू रवि को उनका ये अधूरा काम करने से मत रोक, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी, कंचन ने कहा और सपने वाली पूरी बात भी बताई, जो कि बिल्कुल झूठ थी। ठीक है माँ जी, आप दोनों को जो सही लगे वो करो, लेकिन मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रवि कंचन द्वारा बताई गई सामग्री और विधि के अनुसार अप्सरा साधना की क्रिया उसी कमरे में जहाँ हरीश तंत्र साधना किया करता था शुरू कर देता है। अप्सरा साधना की क्रिया के बारे में मैंने आपको पहले ही पिछले भाग में बता दिया था। रवि कंचन द्वारा बताई विधि और सामग्रियाँ इकट्ठा करके अप्सरा साधना शुरू करता है। उस दौरान उसे कुछ बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कभी उसे लगता है कि कोई पीछे से उसको पकड़ रहा है, कभी उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। अप्सरा साधना के दौरान रवि जो कुछ भी महसूस करता है वो सब कंचन से बताता है। कंचन उससे कहती है, बेटा, वो अप्सरा ही है जो तुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। जब अगली बार वो तुझे दिखे तो तू उससे बात करना। वो तुझसे ज़रूर खुद को प्रसन्न करने की क्रिया और विधि के बारे में बताएगी और तू बिल्कुल वैसा ही करना जैसा वो कहे। ठीक है माँ, रवि बोला। कंचन अपने मन में कहती है, तुझे क्या लगता है अप्सरा सिद्ध करना इतना आसान है? उसे तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी बिना गुरु के नहीं सिद्ध कर पाए, और तू बिना गुरु के ही अप्सरा सिद्ध कर लेगा, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। ऐसा सोचकर कंचन मुस्कुराने लगती है। रवि कंचन से उसके मुस्कुराने का कारण पूछता है। कुछ नहीं बेटा, तुम अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर रहे हो, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। रवि अगली रात कंचन के कहे अनुसार ही काम करता है और उसे लगता है कि उसने अप्सरा सिद्ध कर ली। तभी उसे पूजा के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने कमरे की तरफ भागता है। रवि जिस कमरे में वो अप्सरा साधना कर रहा था उसी कमरे में कंचन आती है और अप्सरा साधना यंत्र, चौकी पर रखे फूल और बाकी का सामान बिखरा देती है। अब होगा असली खेल शुरू। मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। रवि बेटा, तू जिसे अप्सरा समझ रहा है वो कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और वो तेरे साथ क्या क्या करेगी वो तो मैं भी नहीं जानती। इतना कहकर कंचन हंसती है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। रवि दोबारा उसी कमरे में आकर देखता है कि कमरे की लाइट चालू है और सारा सामान बिखरा है। तो वो सोचता है, मैं अप्सरा से पूरी बात किए ही बिना चला गया था, शायद इसीलिए उसने नाराज़ होकर सारा सामान बिखरा दिया और उसकी शक्ति से कमरे की लाइट भी चालू हो गई। जब रवि कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा हो। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। इसके बाद रवि कंचन के पास जाता है और कहता है, माँ, मैंने अप्सरा साधना पूरी कर ली और वो मेरे सामने भी आई थी। अब तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी ना? हाँ बेटा, अब ज़रूर तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, कंचन बोली। अगले कुछ दिनों तक रवि अप्सरा के आने का इंतज़ार करता है, लेकिन वो नहीं आती, जिस कारण वो परेशान रहता है और रात में उसे डरावने सपने भी आते हैं। रवि एक रात अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर गया और उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर से नीचे पाता है, जिसके बाद वो बिस्तर में जाकर फिर से सोने की कोशिश करता है। वो आँख बंद करके लेटा होता है, तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके सीने में किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो, जिस कारण वो सांस नहीं ले पाता। रवि की आंखें खुल जाती हैं और वो सांस लेने की कोशिश करता है, फिर भी सांस नहीं ले पाता। उसका दम घुटने लगता है। रवि सोचने लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी मौत पक्की है। तभी उसके सीने में रखा हुआ वज़न कम हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। रवि के साथ इस तरह की और भी घटनाएं होती है, जैसे रात में कुत्तों का भौंकना और एक औरत का दिखाई देना, जिस कारण वो परेशान रहता है और कंचन से अपनी परेशानी के बारे में बताता है। कंचन बोलती है, बेटा, हो सकता है वो अप्सरा ही हो और तुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तूने अप्सरा साधना यंत्र धारण किया ही नहीं तो वो तेरे सामने नहीं आ रही हो।
आपको कैसे कि मैंने अप्सरा साधना यंत्र धारण नहीं किया? रवि पूछता है। वो ऐसे कि जब मैं उस कमरे की सफाई कर रही थी जहाँ तू अप्सरा साधना कर रहा था, वहीं मुझे अप्सरा साधना यंत्र पड़ा मिला। ये ले, इसे पहन और फिर अप्सरा साधना मंत्र पढ़ तो वो तेरे पास आएगी, लेकिन अभी नहीं, रात में 12 बजे के बाद, कंचन ने यंत्र देते हुए कहा। कंचन वो यंत्र उसी रात उठा लाई थी जिस रात वो उस कमरे में सामान बिखराने गई थी, और उसके बदले रवि को दूसरा यंत्र देती है जो वो एक तांत्रिक के पास से लाई थी। यंत्र धारण किए हुए रवि शाम के समय सोफे में बैठा रात का इंतजार करने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। सोते हुए रवि सपना देखता है कि वो शमशान घाट में रात के वक्त जाता है और एक जलती चिता के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पूजा आती है और वो पूजा का हाथ पकड़कर उसे जलती चिता में धक्का दे देता है। इतना भयानक सपना देखकर रवि घबराकर जाग जाता है और अपने आसपास देखकर मन में कहता है, कितना भयानक सपना था। उसी रात रवि अपने कमरे के बेड पर लेटा 12 बजने का इंतजार कर रहा होता है और पूजा उसके बगल में लेटी सो रही होती है। जैसे ही 12 बजते हैं, रवि वो यंत्र पकड़कर कंचन का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर भारी हो गया है और उसका शरीर उसके वश में नहीं है। फिर भी रवि नहीं रुकता और मंत्र पढ़ता रहता है। कुछ देर बाद रवि के सामने वही चुड़ैल आ जाती है जिसे वो अप्सरा समझता है। इस बार वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता पर रवि मोहित हो जाता है। रवि जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वो रवि को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, अभी तुम मुझे अपना नहीं बना सकते। उसके लिए तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। तुम अभी शादीशुदा हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास है। जब वो तुमसे दूर हो जाएगी तभी तुम मुझे अपना बना सकते हो। मैं उसी मर्द की हो सकती हूँ जिसकी कोई स्त्री ना हो। तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? रवि उससे पूछता है। अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो तो अपनी पत्नी को खुद से दूर कर दो, तभी मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। रवि भी बिस्तर में जाकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके दिमाग में चुड़ैल की कही बात घूमती रहती है। ऐसे ही रात के 4 बज जाते हैं, जिसके बाद रवि को नींद आ जाती है। फिर से वो सपना देखता है कि वो रात के समय शमशान घाट में है और वहाँ चिता जल रही है, लेकिन इस बार वहाँ खड़ा होकर चिता नहीं देख रहा वो, बल्कि चिता के सामने बैठकर तंत्र साधना कर रहा है और वही मंत्र पढ़ रहा है जिसे पढ़कर उसने अप्सरा यानी चुड़ैल को बुलाया था। तभी वो अप्सरा यानी चुड़ैल पूजा को पकड़कर उसके पास लाती है और रवि को एक तलवार देती है, जिससे वो पूजा की गर्दन काट देता है और उसका सिर जलती हुई चिता में फेंक देता है। जिसके बाद पूजा चीख पड़ती है और रवि की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो देखता है कि उसके बगल में लेटी पूजा सीना पकड़कर दर्द से करा रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूजा उससे कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे तुमने कितनी ज़ोर से मुक्का मारा, मेरी तो जान ही निकल गई। रवि कहता है, ये क्या कह रही हो, मैं तो सो रहा था। पूजा बोली, हाँ तो सोते हुए तुमने मेरे सीने में 2 मुक्के मारे हैं। अगर एक और मुक्का मारते तो शायद मैं मर ही जाती। रवि पूजा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बुरा सपना देख रहा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पूजा को रवि की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, बुरा सपना देख रहे थे तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? मैं पहले ही तुमसे अप्सरा साधना करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। ये सब उसी का नतीजा है। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। उस रात के अलावा भी रवि पूजा के साथ 1-2 बार इसी तरह की कुछ घटनाएं करता है और इसी तरह एक बार बेल्ट से मारता है और एक बार उसका गला दबा देता है, जिससे परेशान होकर पूजा अपने मायके चली जाती है। पूजा के मायके जाने के बाद रवि को ऐसा लगता है जैसे अब वो आज़ाद है और पूजा उससे दूर है, तो अब वो अप्सरा उसके पास आएगी। लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब कुछ उल्टा ही होने लगता है। रवि एक रात लगभग 11 बजे अपने घर के बाहर वाली सड़क पर टहल रहा था। तभी उसे अपने पास
एक साया महसूस होता है जो उससे कहता है, अभी भी तुमने मेरा काम नहीं किया, अभी भी मेरा काम अधूरा है। तभी एक कुत्ता आकर रवि पर भौंकने लगता है। वो इतना गुस्से में होता है कि जैसे रवि को खा ही जाएगा। देखते ही देखते वहाँ 5 से 7 कुत्ते आ जाते हैं और रवि को काटने लगते हैं। कुत्तों के नुकीले दांतों से रवि के पूरे शरीर में जख्म हो जाते हैं, जिससे खून बहने लगता है। रवि जान बचाकर घर के अंदर भागता है और दरवाज़ा बंद करके कंचन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। कंचन दरवाज़ा खोलती है। रवि कमरे के अंदर जाकर कंचन से कहता है, माँ, जब से तुमने मुझे वो यंत्र दिया है तब से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे अजीब से सपने दिखाई देते हैं और सपने में मैं पूजा को मारता भी हूँ। आज तो कुत्तों ने भी मुझ पर हमला कर दिया। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर कंचन कहती है, शायद तुझसे अप्सरा साधना करने में कोई गलती हो गई है, तभी तेरे साथ ऐसा हो रहा है। इतना कहकर कंचन रवि के घाव में मरहम पट्टी करती है और कहती है, बेटा, पूजा को मायके गए हुए लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। अब तो उसे वापस ले आ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा और उसे मना कर ले आ। माँ, मैं उसे फ़ोन करता हूँ तो वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करती, मैसेज का भी जवाब नहीं देती। मैंने उसे कितने मैसेजेस किए कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। अब वैसा कभी नहीं होगा, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद अब पूजा कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। रवि की बात सुनकर कंचन कहती है, जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब देख मैं क्या करती हूँ। पूजा तुझे माफ़ भी करेगी और वापस घर भी आएगी। रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जा। पहले तो पूजा के मायके जाने से रवि खुश था, लेकिन बहुत दिनों तक पूजा से दूर रहने के बाद और अप्सरा को अपने पास में न पाकर वो पूजा को बहुत ज़्यादा याद करने लगता है और उसके दिल में पूजा के लिए प्यार भी और ज़्यादा उमड़ने लगता है, जिस कारण वो दिन भर पूजा की यादों में खोया रहता है और उसे घर वापस बुलाने के लिए सोचता रहता है। उसी रात रवि अपने कमरे में जाकर सो जाता है। जब वो गहरी नींद में होता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पाँव पकड़कर बिस्तर से नीचे खींच दिया हो। जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिस्तर से नीचे पड़ा है, जिस वजह से रवि बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है जो इस तरह मुझे परेशान कर रहा है? मेरे सामने आओ। और फिर बिस्तर में जाने की कोशिश करता है। तभी कोई उसका पैर पकड़कर पीछे खींचता है, जिस वजह से रवि की नाक फर्श से टकरा जाती है और उसे खून बहने लगता है। रवि कंचन के कमरे की तरफ भागता हुआ जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने और आवाज़ लगाने के बाद भी कंचन दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी रवि को अपनी तरफ आती एक काली परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर के मारे थर थर काँपने लगता है और उसकी नाक से बहता हुआ खून नीचे फर्श पर भी गिरने लगता है। डर और घबराहट के मारे रवि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। रवि जब दरवाज़ा खटखटा रहा था तब कंचन जाग रही थी, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि रवि के साथ जो भी हो रहा था वो सब उसी का किया धरा था, क्योंकि कंचन प्रॉपर्टी के लिए रवि को जान से मारना चाहती थी। इसीलिए उसने रवि को अप्सरा साधना करने को कहा था। वो जानती थी कि गलत अप्सरा साधना करने से रवि को कितने बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और वो जानती थी कि इन सब की वजह से चुड़ैल भी उसके पीछे लग सकती है, और अगर उस चुड़ैल की इच्छा ना पूरी हुई तो वो रवि को जान से भी मार देगी। इस तरह से रवि भी मर जाएगा और कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। रवि को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और कंचन उसके बगल में बैठी होती है। माँ, मैं यहाँ कैसे आया? रवि पूछता है। बेटा, जब मैंने सुबह दरवाज़ा खोला तो तू दरवाजे के सामने बेहोश पड़ा था। मैं तुरंत तुझे हॉस्पिटल ले आई, कंचन बोली। रवि अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है, लेकिन मेरे सर में चोट कैसे आई? यही मैं भी तुझसे पूछने वाली थी कि तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था और तेरे सिर में चोट कैसे आई? रवि के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कंचन से बताता है और कहता है, पता नहीं मेरे सिर में चोट कैसे लगी, मैं तो बेहोश हो गया था, लेकिन रात में इतने सारे कुत्ते भौंक रहे थे और मैंने भी आपको कितनी आवाज़ लगाई,
आपने कुछ भी नहीं सुना था क्या? कंचन अनजान बनते हुए कहती है। नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। कंचन रवि से झूठ बोलती है। कंचन ने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी थी और उससे पहले भी जब कुत्ते भौंके तब कंचन ने उनकी आवाज़ सुनी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब रवि दरवाज़ा खटखटा रहा था और उसे आवाज़ लगा रहा था तब भी कंचन ने सुना था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। पूजा की चीख भी उसे सुनाई देती थी, लेकिन वो तो इन सब से खुश होती थी, तो वो मदद क्यों करती? जब उसने रवि की आवाज़ सुनी थी तो फिर वो झूठ क्यों बोल रही है? कहीं उसने ही तो रवि के सिर में नहीं मारा? हो सकता है उसी ने मारा हो, लेकिन अगर उसने मारा होता तो फिर वो रवि को हॉस्पिटल क्यों लेकर आती? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब आप सबको कहानी में आगे मिलेगा। कुछ दिनों बाद रवि की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो घर आ जाता है। घर पहुंचकर कंचन से पूछता है, माँ आपने पूजा से मेरे बारे में बताया था कि नहीं? हाँ बेटा, बताया तो था, लेकिन फिर भी वो तुम्हें देखने ही नहीं आई, कंचन ने जवाब दिया। ये सुनकर रवि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, माँ मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और पिछले कुछ दिनों से सब कुछ गलत ही हो रहा है, इसलिए अब मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। शायद वहाँ थोड़ा अच्छा लगे और मेरे माइंड से ये सब निकल जाए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और अलमारी खोलकर अपने कपड़े एक बैग में डालने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। उसे लगता है ये उसके मन का वहम है और फिर से पैकिंग करने लगता है। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखे पूजा के लहंगे पर पड़ती है, जिसे पहनकर पूजा पहली बार घर में आई थी। रवि वो लहंगा अलमारी से निकालता है और पूजा की यादों में खो जाता है। तभी फिर से उसे वही रोने की आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बगल में कोई खड़ा होकर रो रहा हो। वो अपने बगल में देखता है तो उसे वहाँ वही लहंगा पहने और चुनरी ओढ़े एक औरत खड़ी दिखाई देती है। रवि को लगता है वो पूजा है और उसके पास जाकर वो उसका घूंघट उठाने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है पूजा तो यहाँ है ही नहीं और वो डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी वो औरत कहती है, मुझसे भागना इतना आसान नहीं है। तुमने ही तो मुझे अपने पास बुलाया था। अब जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। तुम मुझसे दूर न जाओ, मैं ही तुमसे दूर चली जाती हूँ। लेकिन जिसके लिए तुम मुझसे दूर भाग रहे हो उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये सुनकर रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है। रवि पैकिंग करके हिल स्टेशन पहुँच जाता है और ये सोचकर कि उसे यहाँ शांति मिलेगी। इसके बाद कंचन पूजा के मायके जाती है। वहाँ पर पूजा की माँ उसे चाय ला कर देती है और कंचन के कारण पूछती है। कंचन पूजा को घर वापस चलने के लिए मनाते हुए कहती है, बहू जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। वो मेरी और रवि की गलती थी और अब रवि ने वो सब बंद कर दिया है। उसकी चोट की खबर सुनकर भी तुम उससे मिलने ना आई। इसी बात से परेशान होकर वो कहीं चला गया है। कितने दिन हो गए वो ना तो फ़ोन लगता है वहाँ और ना ही मेरा वो फ़ोन उठाता है। न जाने वो वापस लौट कर आएगा या नहीं। अगर तुम उसे फ़ोन लगाओ और उससे बात करो तो शायद वो तुम्हारी बात मान ले और वापस आ जाए। प्लीज़ बहू मेरी बात मान लो और मेरे पति के गुजर जाने के बाद अब वही मेरा इकलौता सहारा है। मेरा इतना सा काम कर दो और घर लौट चलो। अब मैं इस बात की जवाबदारी लेती हूँ कि अब रवि कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। पूजा की माँ मना करते हुए कहती है, पूजा ऐसे कैसे चली जाए? आपके बेटे ने 3 बार मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटा है। अब वो उस घर में दोबारा कभी नहीं जाएगी। इस तरह कंचन और पूजा की माँ में बहस होने लगती है। कंचन पूजा को घर चलने के लिए मनाती है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना करती है और आखिर में पूजा कंचन की बात मानते हुए उसके साथ चली जाती है। इधर रवि हिल स्टेशन के रिजॉर्ट के कमरे में बैठा गर्मा गर्म चाय पी रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कप की चाय अचानक ठंडी हो गई है और उसमें से उसे बदबू आने लगी। जैसे ही रवि कप की तरफ देखता है
तो वो कप तुरंत फेंक देता है, क्योंकि उसे उस कप में खून दिखाई देता है जिसमें कीड़े बिलबिला रहे होते हैं। जैसे ही कप ज़मीन से टकराता है, चाय पूरे कमरे में फैल जाती है। गुस्से से और डरा हुआ रवि खुद से कहता है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इन सब से छुटकारा पाऊं? और गुस्से में अपने गले में बंधा हुआ कंचन का दिया हुआ यंत्र, ये सोचकर कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और अगर वो उसे फेंक देगा तो उसके साथ वो सब नहीं होगा जो हो रहा है, और उसे फेंक देता है। इसके बाद रवि माउंटेन्स में स्केटिंग करने के लिए जाता है। वहाँ बहुत भीड़ रहती है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है, तो कोई अपनी वाइफ को, तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ। वो सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। कोई बर्फ़ का पुतला बना रहा है, तो कोई बर्फ़ के गोले बना रहा है और एक दूसरे पर फेंक रहा है, तो कोई बर्फ़ में लेटकर अपने दोनों हाथ फड़फड़ाकर पंख बनाने की कोशिश कर रहा है। सभी लोगों को इस तरह मस्ती करते हुए देखकर रवि को पूजा की याद आ जाती है और मन ही मन कहता है, काश पूजा मेरे साथ होती तो हम भी इसी तरह साथ में मस्ती करते। तभी उसकी पीठ पे एक बर्फ़ का गोला आकर लगता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पूजा दिखती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रवि पूजा को देखकर समझता है कि वो उसके मन का वहम है। पूजा यहाँ कैसे हो सकती है? वो यहाँ किसके साथ आएगी? ये सोचता हुआ रवि पलट जाता है, लेकिन फिर से उसकी पीठ में बर्फ़ का गोला आकर लगता है। वो फिर पलट कर देखता है तो वहाँ सच में पूजा खड़ी होती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो सचमुच ही पूजा है। रवि खुशी के मारे चिल्लाता हुआ कहता है, पूजा, तुम यहीं हो? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। जैसे ही रवि पूजा की तरफ भागता है, वो उससे दूर भागने लगती है। रवि भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसे लगता है कि पूजा उसके साथ मस्ती करना चाहती है। रवि उसके पीछे भागता हुआ कहता है, पूजा रुक जाओ। वो रवि से दूर भागती हुई उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, पकड़ो, मुझे पकड़ो। पूजा रुक जाओ, इतने दिनों तक मुझसे दूर थी, अब पास हो तब भी मुझसे दूर ही भाग रही हो। कहता हुआ रवि उसके पीछे भागता है। रवि को इस तरह पूजा पूजा चिल्लाते हुए भागता देखकर लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि वो खाई की तरफ भाग रहा था। रवि जिसे पूजा समझ रहा था, वो पूजा नहीं थी, बल्कि चुड़ैल थी जो सिर्फ उसे दिख रही थी। रवि जैसे ही पूजा को पकड़ने वाला होता है, वैसे ही कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और पूजा वहाँ से गायब हो जाती है। रवि अपने सामने देखता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो डर से कांपने लगता है, क्योंकि उससे एक कदम दूर गहरी खाई थी। अगर वो एक कदम और बढ़ाता तो वो खाई में गिर जाता। उनमें से कुछ लोग रवि से गुस्से में कहते हैं, क्या भाई, पागल वागल हो क्या? मरने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी क्या? रवि उनमें से किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता। अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ धन्यवाद कहता है। डरा और घबराया हुआ रवि वापस घर चला आता है। पूजा और कंचन में से कोई भी रवि को पूजा के घर वापस आने की बात नहीं बताते, इसीलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रवि घर पहुंचकर देखता है कि वहाँ सब कुछ बदला बदला सा है। सब कुछ साफ सुथरा है और सारा सामान व्यवस्थित रखा हुआ है, जैसे तब हुआ करता था जब पूजा रहती थी। पूजा के जाने के बाद कंचन अकेले पूरे घर की सफाई नहीं कर पाती थी, इसलिए घर के लगभग सभी कोने में गंदगी और धूल जमने लगी थी। लेकिन अचानक इस तरह सब कुछ साफ सुथरा देखकर वो हैरान रह जाता है। रवि कंचन से पानी मांगता है। पूजा रवि को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसीलिए उसके घर आने पर वो उसके सामने नहीं आती और रवि पानी पीकर तुरंत सो जाता है। कंचन जब उसे देखती है तो वो सो चुका होता है, क्योंकि वो काफ़ी थक गया था उस सफ़र से, और जब वो उठता है, उसकी नींद खुलती है तो वो तुरंत पूजा को याद करने लगता है। उसे याद आता है कि पूजा को गए हुए 1.5 महीने बीत चुके हैं। वो कितने अच्छे से उसके साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी और उसे सुबह सुबह बड़े प्यार से जगाया करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और ये सब रवि की एक गलती की वजह से हुआ है, जो उसने अप्सरा साधना करने की बात मानी, जिस वजह से आज उसको और उसके साथ ही पूजा को भी काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा, जिस वजह से पूजा उसे छोड़कर चली गई।
ये सब सोचते हुए वो उठता है तो इतने में कंचन उसे कहती है, उठ गया बेटा? चलो अच्छा है, अब जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बनाती हूँ। रवि अपने कमरे में जाता है और नहा धोकर फ्रेश होकर बैठ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कंचन और पूजा बातें कर रहे हैं, लेकिन उसे ये सब उसके मन का भ्रम लगता है और वह चुपचाप बैठ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद फिर उसे कंचन की आवाज़ सुनाई देती है, पूजा जा रवि को खाना दे दे। रवि को यह भी भ्रम ही लगता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और शादी के जोड़े में पूजा अंदर आती है। वह हाथ में खाने की थाली लिए कमरे के अंदर आती है, जिसे देखकर रवि उसे चुड़ैल समझ लेता है और इतना डर जाता है कि चीखते हुए कमरे से बाहर भागता है और पूजा से गलती से टकरा जाता है, जिस वजह से पूजा के हाथ के खाने की थाली पूरे कमरे में गिरकर फैल जाती है। रवि की आवाज़ सुनकर कंचन वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ? तू किसे चुड़ैल कह रहा है? पूजा की तरफ इशारा करते हुए रवि कहता है, माँ ये वही चुड़ैल है जो मुझे हर वक्त दिखाई देती है। रवि की बात सुनकर कंचन हंसते हुए कहती है, ये पूजा ही है, कोई चुड़ैल नहीं है। जब तू बाहर था तब मैं इसे मनाकर वापस ले आई थी और एक तांत्रिक के पास जाकर ये ताबीज़ भी बनवा लाई थी। पूजा ने पहले ही पहन लिया है, तू भी पहन ले, अब तुझे कोई प्रेत आत्मा परेशान नहीं करेगी। रवि कंचन का दिया हुआ ताबीज़ पहन लेता है और पूजा को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है। उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत उसे अपने सीने से लगाना चाहता है, लेकिन कंचन के सामने ऐसा नहीं कर सकता और अपने आप को रोक लेता है। कंचन रवि से ये भी बताती है कि जिसे वो अप्सरा समझ रहा था वो अप्सरा नहीं बल्कि चुड़ैल है। ये बात उसे उस तांत्रिक ने बताई है। ताबीज़ देकर और ये दोनों बातें बताकर कंचन रवि के लिए खाने की दूसरी थाली लेने के लिए जाती है। कमरे में अब रवि और पूजा ही थे। पूजा को अपने पास पाकर रवि उसे तुरंत अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आज के बाद मुझसे कभी दूर मत जाना और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और उसे भूल जाओ। मैं वो सब भूल गई हूँ और मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया है, तभी तो वापस तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुमने फिर वैसा किया मेरे साथ तो मैं फिर से चली जाऊँगी और फिर कभी लौटकर। पूजा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रवि उसके मुंह पर हाथ रखता है, फिर वैसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ। पूजा दुल्हन की तरह सजने संवरने बाहर जाती है और रवि कमरे में बैठा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। रात के 10 बज रहे हैं। रवि के सब्र का बांध टूट रहा है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और दुल्हन की तरह सजी से ढके हुए पूजा कमरे में आती है और रवि उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता है और कहता है, आज की रात हम दोनों की फिर से एक नई शुरुआत है, क्योंकि आज तुम फिर से वैसे ही कमरे में आई हो जैसे पहली बार आई थी। आज हम दोनों अपने पुराने सभी गिले शिकवे भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इतना कहकर रवि पूजा का हाथ पकड़कर उसके साथ बिताए सभी लम्हों को रोमांटिक बातें याद करने लगता है। बातें करते करते कब रात के 12 बज जाते हैं रवि को पता ही नहीं चलता। इन 2 घंटों में सिर्फ रवि ही बोल रहा था। पूजा ने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ हाँ ही कह रही थी, वो भी अजीब तरीके से। रवि को ये बात थोड़ी अजीब लगी तो उसने कहा, लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, इसीलिए अब तक एक शब्द भी नहीं बोली, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ। तभी वो घड़ी की तरफ देखता है, अरे बाप रे 12 बज गए, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। पूजा रात काफ़ी हो गई है, इसी तरह बात करते रहे तो बातों ही बातों में पूरी रात गुजर जाएगी। ये कहते हुए रवि पूजा का घूंघट उठाता है। सफ़ेद चेहरा, काली आंखें और सिर से बहता हुआ खून देखकर रवि का चेहरा भी सफ़ेद हो जाता है। डर के मारे वो कांपने लगता है और उसे दूर जाने की कोशिश में बिस्तर से नीचे गिर जाता है। डर और घबराहट में उसका गला सूख जाता है, जिस कारण उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। वो पूजा नहीं बल्कि पूजा के शरीर पे कब्जा किए हुए चुड़ैल थी। रवि जैसे ही बिस्तर से नीचे गिरता है, पूजा उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। वो उससे बचने के लिए उससे दूर घिसटता हुआ जाता है और एक दीवार से टकरा जाता है। रवि अब और पीछे नहीं जा सकता था।
वो चीख कर कंचन को बुलाना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। पूजा रवि का गला दबा देती है और कहती है, तूने ही मुझे बुलाया था ना, अब मुझसे ही दूर भाग रहा है। इस कमरे से बाहर कैसे जाएगा? तू ही मुझे अपना बनाना चाहता था ना, अब मैं ही तुझे अपना बना लूँगी। ये कहते हुए पूजा रवि की गर्दन इतनी ज़ोर से दबाती है कि उसकी गर्दन की हड्डी कड़कड़ की आवाज़ करके टूट जाती है और वो वहीं पर कटे हुए मुर्गे की तरह फड़फड़ाने लगता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि जब पूजा ने रवि को अधमरा कर दिया था तो फिर पूजा को किसने मारा, क्योंकि पहले भाग के अंत तक पूजा और रवि दोनों मर चुके होते हैं। तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि पूजा को कंचन ने मारा होगा या फिर उसी चुड़ैल ने, लेकिन आप सब पूरी तरह से गलत है। पूजा को किसने मारा वो बस अभी आपको पता चल ही जाएगा। और कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, वहाँ जहाँ कंचन रवि से अप्सरा साधना करने को कहती है। चुड़ैल को इस तरह घर में लाना और रवि के पीछे लगा देना अकेले कंचन के बस की बात नहीं थी। इस काम में उसका साथ दिया था उसी तांत्रिक ने जिसके यहाँ से कंचन वो ताबीज़ बनवा कर लाई थी जो उसने रवि और पूजा को दिए थे। कंचन ने उस तांत्रिक को घर के बारे में सब कुछ बता दिया था और ये भी बता दिया था कि वो रवि और पूजा दोनों को मारना चाहती है। और उस तांत्रिक ने कंचन के इस काम में इसलिए साथ दिया क्योंकि ऐसा करने में उसका भी फ़ायदा था। वो तांत्रिक शमशान घाट में तंत्र क्रिया करता था जिसे पूरा करने के लिए उसे एक शादीशुदा औरत की बलि की ज़रूरत थी। जब कंचन उसके पास आई और उसने बताया कि वो रवि और पूजा को मारना चाहती है तो उसे उसकी बलि मिल गई और उस तांत्रिक ने कंचन का साथ दिया। कंचन का रवि को मारने का खौफनाक प्लान उसी दिन से शुरू हो गया था जब उसने रवि से अप्सरा साधना करने के लिए कहा था। वो पहले ही उस तांत्रिक से मिलकर उसे और पूजा को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना चुकी थी। जैसे ही पूजा के शरीर में समाई हुई चुड़ैल उसका शरीर छोड़ती है और उसे होश आता है और वो अपने सामने रवि को तड़प कर मरता हुआ देख रही थी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी कंचन और तांत्रिक कमरे में आते हैं। कंचन और तांत्रिक मिलकर पूजा के हाथ पैर बांध देते हैं और वो तांत्रिक पूजा के माथे पर कुंकू लगाकर और माला डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसकी बलि चढ़ा देता है। और रवि तो उस चुड़ैल के हाथों पहले ही मारा जा चुका था। इस तरह से कंचन ने रवि और पूजा दोनों को गलत अप्सरा साधना के ज़रिए मौत के घाट उतार दिया और उस तांत्रिक को भी उसकी ज़रूरत यानी उसकी बलि मिल चुकी थी। इस तरह से रवि और पूजा दोनों की मौत हो जाती है। तो हमें कभी भी किसी के उकसाने या किसी के बहकाने पर ऐसी कोई साधना नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हम अच्छे से ना जानते हो, वरना उसका गलत परिणाम आपके और आपके परिवार को बहुत भारी पड़ सकता है और उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।